हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर पर्यावरण अध्ययन के पेडागॉजी सेक्शन की एक सीरीज चल रही है। उसी क्रम का यह 5वां क्लास है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास करना है, विषय की आधारभूत सिद्धांत को स्मरण करना है। देखिए यहाँ स्मरण करना, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं हम लोग। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है। चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एनसीएफ जो कहता है कि जो भी हमने पढ़ाया है विद्यालय में ऐसा पढ़ाएं कि वह बच्चों के बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। यहाँ पाठ्यचर्या के अनुरूप कौन सा चीज़ नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। देखिए यहाँ ज्ञान और कौशल से लैस करने की बात कही गई है। दूसरा है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे लाएं। चौथा है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या के बारे में बात कर रहा है। तो पाठ्यचर्या कैसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान और कौशल से लैस नहीं होना चाहिए। हमें किसी युद्ध में नहीं भेजना है कि ज्ञान और कौशल से लैस करना है बच्चे को ऐसा चीज़ बताना है जो उसको आसानी से समझ में आ सके। तो इसकी बात हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मतलब पर्यावरण में आपने कविताओं और कहानियों को शामिल किया है, इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो कि ये नहीं है। ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना, यहाँ रुचि की बात कहा गया है। दूसरा है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। चौथा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का योग्यता को बढ़ावा देना। तो देखिए जब हम जानते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है कहानियों और कविताओं को शामिल करने का, वह उद्देश्य ये नहीं है कि हमें जो विषय वस्तु है उसको बदलाव करना है, उसकी एक रास्ता को बदलाव करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या के प्रति, सही जीवन के प्रति और सही विषय के प्रति होना चाहिए। पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो ऑप्शन है यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यचर्या है वह कभी भी शब्दावली और परिभाषाओं पे अधिक बल नहीं देती है। तो जहाँ भी हम लोग देखते हैं परिभाषाओं और शब्दावलियों पे अधिक बल, उस ऑप्शन को हमेशा निगेटिव करते हैं, इसलिए यहाँ पूछा है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए किन संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित 4 गतिविधियों में सक्रिय अधिगम को संतुलित करती है। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है वह यह है कि एक शिक्षक एक पाठ को पढ़ा रहा है जिसका नाम है खाना जो हमें खाना चाहिए। उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है श्यामपट्ट पे उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना है। दूसरा है विभिन्न पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है।
तीसरा है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। चौथा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो देखिए हमें यह पता है कि कुछ भी हम लोग करते हैं तो जो गतिविधि आधारित जो क्रियाएं होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं बच्चों को सीखने के लिए। तो हमें हमेशा बच्चों को सिखाने के लिए उनसे गतिविधि कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, तो उसका अधिगम काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका ने निम्नलिखित गतिविधियों को कराने की योजना बनाई है। देखिए हवा सब जगह है, यह चैप्टर का नाम है, इसको शिक्षिका ने पढ़ाया है और वह योजना बनाती है। कैसा योजना बनाती है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करनी चाहिए, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए, डी है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। फिर यहाँ दिया हुआ है कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। यह नहीं वर्ड है कि ऐसा कौन सा इसमें से चारों में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो सही नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, क्योंकि देखिए अधिकतर तो हम जानते हैं कि जो ईवीएस होता है उसमें हमें शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है इसको जानते हैं हम लोग। देखिए हवा सब जगह है, प्रकरण का नाम यह है, तो हवा सब जगह है इसका एग्जाम्पल हम क्लास में रहकर भी दे सकते हैं कि देखिए हमारे क्लास में हवा है, चीज़ों में हवा है, हमारे शरीर के अंदर वायु है। तो उसके लिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन प्रयोग करना डैश सहायता करता है। तो देखिए जो पर्यावरण जो अध्ययन होता है उसमें कविताएं और कहानियां बताई जाती हैं, वो किस चीज़ में सहायता करती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। दूसरा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में। तीसरा है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। चौथा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार के प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग जो भी चीज़ें अपनाते हैं उससे बच्चों का चिंतन कौशल का विकास हो सके, इसके लिए अपनाते हैं। तो जो कविताएं और कहानियाँ होती हैं उससे बच्चों को क्या होता है, बच्चों को पाठ पढ़ने में रुचि आती है और उनके चिंतन कौशल का विकास होता है, जिससे उनके कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनवरी 2012 में पूछ भी चुका है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है तुरंत रटकर सीख ले रहा है और एक बच्चा क्या कर रहा है काफ़ी कोशिश करने के बाद पाठ को समझ रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है अंतः संबंधित, दूसरा है व्यक्तिक भिन्नता, तीसरा है सामान्य से विशिष्टियों की ओर, चौथा है निरंतरता। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता के कारण ही कोई बच्चा जल्दी सीख ले रहा है, कोई बच्चा देर में सीख रहा है। और भाई ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यह एक शिक्षण कौशल है कि बच्चों को सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों डैश उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जब हम लोग पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देते हैं तो उसमें जो अभ्यास और गतिविधियाँ होती हैं उसको कब देना चाहिए? इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों के में अंतर्निर्मित, चौथा है पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। तो देखिए जो अभ्यास और गतिविधि है हमको प्रकरण पढ़ाने के दौरान ही इसको करवानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रकरणों के अंतर्निर्मित में जब हम लोग प्रकरण पढ़ा रहे हैं तभी हमें अभ्यास और गतिविधि को करवाना है, इससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए,
यहाँ देखिए पुस्तक और परीक्षा है। तीसरा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चौथा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार एवं सम्मान करना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पर्यावरण जो अध्ययन होती है उसमें बच्चों को अधिक से अधिक हम लोग गतिविधि आधारित चीज़ों को करने के लिए दें। तो उसमें यह है कि जो शिक्षक होता है उसको विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। प्रयोग अच्छे से करवाएगा तो बच्चों का अधिगम आसानी से हो पाएगा। पाठ्य पुस्तकों या फिर अन्य किसी चीज़ों पे अगर वो ध्यान देगा तो बच्चों का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें एक ऐसा है जो पढ़ाने की विधि नहीं है, बाकी 3 सही है। तो ऑप्शन है व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, चौथा है निर्देशित खोज। तो देखिए जो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने की बात कही गई है, कभी भी हमें बच्चों को व्याख्यान नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके यहाँ दिया है अलावात, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब क्या एक बच्चा है, उसके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, इस प्रदर्शनी के आयोजन करवाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न व्यवसाय के प्रति विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक और माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो देखिए कभी भी अभिभावकों को संतुष्ट करने वाला ऑप्शन, विद्यालय का नाम होना, ये सब ऑप्शन आपके गलत होते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं। तो विभिन्न व्यवसाय के प्रति विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, हम यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बात कर रहे हैं, तो हमें उनको व्यवसाय के लिए नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, उसमें सृजनात्मकता जो है क्षमता का उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सकती है। देखिए एक लड़की है, उसका जो निष्पादन क्षमता है वो काफ़ी अधिक है, उसको हम लोग सृजनात्मक विद्यार्थी मानते हैं। तो वो क्या करती है, अनुकरण द्वारा सीखती है, संकल्पना बनाती है, अभिसारी चिंतन द्वारा करती है, अपसारी चिंतन द्वारा करती है, फिर मॉडलिंग द्वारा करती है। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग सृजनात्मकता की जब बात करते हैं, विद्यार्थी की बात करते हैं, तो ऐसा विद्यार्थी हमेशा अपसारी होता है। अपसारी चिंतन से सोचना मतलब मल्टी डायरेक्शन में सोचना। अपसारी मतलब होता है एरो बाहर की तरफ होगा, मैंने आप लोगों को बताया अप मतलब ऊपर होता है, इसलिए एरो हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब ये जो सेंटर में आप हो करके कई विभिन्न पहलुओं से किसी मुद्दे को सोच रहे हैं, तो उसी को कहते हैं सृजनात्मक बालक। तो इसका होगा अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। तो टीचर क्या कर रही है, समूह चर्चा करवा रही है, समूह परियोजना करवा रही है, इसका मतलब वो हमें सामाजिक गतिविधि में विलीन कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के प्रदत्त कार्य जमा नहीं करता है। उससे इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मतलब बच्चा समीर है, वो क्या कर रहा है, अपने जो कार्य है उसको सही टाइम पे नहीं दे रहा है। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। प्रधानाचार्य से सूचित करने से क्या वो सही हो सकता है, तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। दूसरा है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। आप बच्चों को खेलकूद के शिक्षा में जाने से अगर रोक देंगे तो क्या वो अपना कार्य सही समय पर करेगा, नहीं करेगा। ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तीसरा है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, ये सही हो सकता है।
चौथा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। देखिए अभिभावकों को भी कभी नोट नहीं लिखना है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। मतलब 4 टीचर हैं और 4 शिक्षण पद्धति है। देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। 4 पद्धतियों को अपनाया गया है, उसमें सबसे उचित हम लोग को खोजना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देखिए उत्तर लिखवाना यहाँ बोला है। दूसरा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। तीसरा है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। चौथा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण के सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली के अर्थ स्पष्ट करना। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कभी भी हम लोग को उत्तर लिखवाना नहीं है बच्चों को, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ तीसरे ऑप्शन बोल दिया है कि नमूने इकट्ठे करना। अब बच्चे वायु के नमूने कैसे इकट्ठे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे मृदा प्रदूषण की बात होती तो बच्चे मृदा जो मिट्टी है उसका नमूना इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन वायु का नमूना कैसे इकट्ठा करेंगे? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और अगला है कि शब्दावलियों का अर्थ स्पष्ट करवाना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हम लोग उसको वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाएंगे, जिससे उसकी समझ काफ़ी बेहतर हो पाएगी। अगला देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? यहाँ हमें खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ाना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तीसरा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा है भिन्न आवासों में रहने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं ईवीएस की, तो हमेशा हम लोग खोज इत्यादि के बारे में करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ाना है। तो जीवों के आवासों के बारे में अगर हम लोग खोजने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है बच्चों को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़े, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत होगा। सी है प्ले कार्ड्स बनाना। देखिए हमें यही कार्य करना है, जीवों का प्ले कार्ड्स बनाना है, मतलब कि कई कार्ड पे जीवों के नाम लिख सकते हैं आप लोग, या फिर जीवों के चित्र बना सकते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि खाद्य श्रृंखला पढ़ाना है, तो हम लोग एक कार्ड पे ग्रॉस हॉपर बनाए हुए हैं, एक कार्ड पे आपका फ्रॉग बनाए हुए हैं, मतलब मेढक बनाए हुए हैं, और एक कार्ड पे आपका स्नैक बनाए हुए हैं, एक कार्ड पे पीकॉक बनाए हुए हैं। तो जब हम लोग इसको अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, पहले ग्रास हापर लिखेगा, उसके बाद ग्रास हापर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक खाएगा, और स्नैक को कौन खाएगा, पीकॉक खाएगा। तो इस हिसाब से वो सीख जाएंगे इस सीक्वेंस में कि खाद्य श्रृंखला ऐसे चलती है, तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा और फौना, के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों में सहायता करेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में होता है, मतलब है। तो बच्चों को वहाँ ले जाया गया है, तो बच्चों के किस चीज़ में यह सहायता करेगा, वहाँ का भ्रमण करना। तो ऑप्शन है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, दूसरा है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, चौथा है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो टूर होता है उसका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि जो हमने कक्षा में बच्चों को सिखाया है, बच्चे अपने कक्षा में सीखे हुए हैं उसके अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ सकें, इसलिए हम लोग टूर का आयोजन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय सबसे अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को,
यहाँ पोषण चैप्टर का नाम है। अगर इसको पढ़ाना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। चौथा है श्यामपट्ट पे पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे अच्छा भोजन पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि बच्चों को तुरंत बोलें कि बच्चे अपने टिफ़िन खोल लीजिए और देखिए उसमें क्या क्या आप लोग लाए हुए हैं। तो फिर हमें पढ़ाना चाहिए कि देखिए किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, किस चीज़ में प्रोटीन है, इसका डाइजेशन कैसे होता है। तब हम पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे समझ में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पहले भी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखिए जनवरी 2012 में ये पूछ चुका है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हमें कौन कौन सा प्रश्न बनाना है। उसकी डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं कि कितने शॉर्ट आंसर होंगे, कितने लॉन्ग आंसर होंगे, कितने वेरी शॉर्ट होंगे। फिर क्या करते हैं, हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि एक रूपरेखा बनाते हैं कि पहले शॉर्ट रखेंगे आंसर, कि पहले लॉन्ग रखेंगे, कि पहले वेरी शॉर्ट रखेंगे। फिर क्या करते हैं कि प्रश्न को लिखते हैं, हमें जहाँ लिखना होता है, उसके बाद उसका संपादन करते हैं। मतलब हम इस सीक्वेंस में हम लोग संपादन करना सबसे लास्ट में रहेगा, वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना। ये सीक्वेंस आपका सही है। ये सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही है कि हम लोग पहले डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद उसका संपादन करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ आपने बच्चों को टूर पे ले गए हैं आप, तो आप किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उसकी फ़ोटो एकत्र करना। दूसरा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तीसरा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चौथा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। देखिए, भोजन कौन सा खाते हैं यह पता लगाना ये तो ठीक है, लेकिन उनके खाने के लिए भोजन ले जाना यह सही नहीं है। बच्चा काफ़ी छोटा है, अगर वो खाने की सामग्री जानवरों के लिए लेके जाएगा तो हो सकता है जानवर उस पर हमला भी कर सकते हैं और उसका जो बैग है वो काफ़ी भारी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ अनुमति नहीं देना है। किस चीज़ के लिए, बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने के लिए अनुमति नहीं देना है। अगला देख लेते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस प्रकार सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मतलब हमें बीज अंकुरण चैप्टर पढ़ाना है, सबसे अच्छे तरीके से हम कैसे पढ़ा सकते हैं। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को करने के लिए कहना। अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो उनसे गतिविधि आप लोग करवाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। बीज बुने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को करने के लिए कहना। इससे बच्चे काफ़ी अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से देख कर सीख सकेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यहाँ बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव की बात करता है कि शिक्षक को कैसे लाभ होगा इससे। ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। दूसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तीसरा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। चौथा है उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों को क्या करना है, उनके अनुभव संसार से जोड़ने के लिए उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है वह ज़रूरी है। बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को हम सुनेंगे और उसको सुन के ही उसको हम लोग टीचिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वो समझ लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशित किए जा सकते हैं। देखिए, पर्यावरण की कक्षा
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए किए जा सकते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों की चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, जो अनुशासन होता है, नियंत्रण होता है, दर्ज करना होता है, अनुकरण होता है, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। इसलिए बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना है हमें। जो हम लोग सरल जो प्रयोग करते हैं बच्चों के ऊपर, उसका मतलब यही होता है कि बच्चे अपने से सीखें, अवलोकन कौशल का विकास उनका हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? बच्चों को टूर पे जाना है तो आपकी क्या अपेक्षाएं उनसे है कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए, दूसरा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तीसरा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। चौथा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। देखिए, बच्चे हैं तो प्रश्न पूछेंगे ही, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन जो टूर है उसका मेन उद्देश्य सिर्फ आनंद उठाना नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है आपका। सी है आपका यदि उनके मन में कोई प्रश्न हो तो अभिभावक से वो पूछें, ये भी गलत है। अभिभावक से क्यों पूछेंगे? वो उसी समय शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पॉइंट आउट आप लोग करिए, नहीं है पूछा है। यहाँ पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना, ये तो सही है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी सही लग रहा है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना, ये बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करने की बात यहाँ कहा रहा है। अगला है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित कभी नहीं करना है हमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या कर सकता है? पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। उचित दिशा निर्देश में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तो देखिए, जो मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का वह यह होता है कि जो स्थानीय एवं विश्व स्तर की जो संसार की प्रकृति होती है बच्चे उसको खोजें, उसकी कल्पना की योग्यता उनमें विकसित हो, यही इसका मेन उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखना है और सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक कौन सा है? संज्ञानात्मक आयु, उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूलित तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो बच्चों के शिक्षण के लिए ये सभी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में उन लोगों के, तो ऑप्शन है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। दूसरा है यह शिक्षार्थियों को विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। तीसरा है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। चौथा है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ देखिए व्याख्या वर्ड आ गया, इसलिए यह निगेटिव हो गया और यहाँ पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? यहाँ सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि पूछा हुआ है, तो ऑप्शन है भूमिका निर्वाह,
दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है वर्णन, चौथा है विचार गोष्ठी। तो देखिए, जब सामूहिक चर्चा की बात करते हैं तो हमेशा विचार गोष्ठी की बात करते हैं। विचार गोष्ठी में क्या होता है कि कुछ लोग अपनी बातों को रखते हैं, उधर से दूसरी तरफ से कुछ लोग और अपनी बातों को रखते हैं और चर्चाएं करते हैं। तो विचार गोष्ठी में यही सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। ऐसे ही हम और किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।